टेक्स्ट है वो श्रृंगार प्रकाश है भोज का। यह लुप्त हो चुका था और भोज का समय हम लोग जानते हैं, मुंज के बाद उन्होंने शासन किया 999 से 1054 ईस्वी तक। और बहुत बड़ी पर्सनालिटी भोज रहे हैं। इतना बड़ा राजा दूसरा शायद नहीं हुआ, विक्रमादित्य के बाद कम से कम नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं। और मिथिकल पर्सनालिटी बन गए विक्रमादित्य और भोज, कम से कम ये दो राजा लिजेंडरी बन गए। इनको लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं, संस्कृत में तो बहुत कथाएं इनके बारे में खूब मिलती हैं, कई टेक्स्ट हैं। भोज प्रबंध तो है ही है, और भी कई कहानियों की किताबों में, प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें इनकी कहानियां हैं। 104 शायद किताबें भोज के नाम से हैं, सब नहीं मिलती हैं। और अद्भुत काम किया भोज ने, और लेबोरेटरीज भी उन्होंने बनाई, साइंस की बड़ी उन्नति की, तो कई तरह की मशीनें उन्होंने बनवाई थी। उनकी मशीनरी पर किताब ही एक है, सम्रांगण सूत्रधार। कई कई तरह की मशीनें बनाने की उसमें विधियां हैं, न यंत्र सर्वस्व उनकी किताब है। और वास्तुशास्त्र पर उनका सम्रांगण सूत्रधार बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, व्याकरण पर बड़े मैग्नम ओपस भोज के बनाए हुए माने जाते हैं। लगता यह है कि भोज ने अपने दरबार में बढ़िया एकेडमी बना ली थी, पंडितों की मंडली, और वो आउटलाइन दे देते थे कि जीनियस तो थे बहुत बड़े, कि भाई इस तरह का ग्रंथ तैयार होना चाहिए। और उनके मार्गदर्शन में सब ग्रंथ लिखे गए होंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी लड़ाइयां भी उन्होंने लड़ी। एक में हार भी गए थे, पुलकेशी से शायद हार गए थे। बाकी वो बड़े प्रतापी भी राजा रहे। तो मुश्किल लगता है कि 20-25 साल में उन्होंने 104 किताबें भी मोटी मोटी पूरी कर दी होंगी, और ये सब शासन भी, और राजा के रूप में भी उनकी बड़ी तारीफ है। और उनके राज्य में मामूली लोग भी बढ़िया संस्कृत बोलते थे, इस सब की कथाएं मिलती हैं। विद्या के प्रसार के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। उनके महल का नाम ही सरस्वती कंठाभरण था। सारे उनके महलों में लाइब्रेरीज और बहुत, तो लाइब्रेरी इनकी लूट करके ले गए थे गुजरात के राजा। वो लाइब्रेरी बड़ी वो ललचाने वाली चीज थी जो भोज की थी। लाइब्रेरियां भी लूटते ही थे, हमारे ही राजा एक दूसरे की लाइब्रेरियां लूट ले जाते थे। और पंडितों को तो ले ही जाते थे पकड़ करके कि भाई ये हमारे दरबार की शोभा बढ़ाएगा, तुम्हारे दरबार में क्या क्यों। तो ये श्रृंगार प्रकाश सबसे बड़ा ग्रंथ है, काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र का विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। 36 प्रकाश इसमें है, नाट्यशास्त्र से भी बड़ा ये है, और विराट स्वरूप इसका है। तो इसमें कई विषय इन्होंने बता दिए हैं, और रीऑर्गेनाइज बहुत किया है। वो जिस मामले में तो बड़े जीनियस थे कि सारे सिस्टम्स उन्होंने बदल दिए और अपने ढंग से रीऑर्गेनाइज कर दिए। व्याकरण के हों, चाहे काव्यशास्त्र के हों, चाहे नाट्यशास्त्र के हों, कैटेगराइजेशन नए ढंग से किए उन्होंने। तो 8 प्रकाशों में व्याकरण और शब्द व्यापार वो बताते हैं, 9वें में काव्य के दोष और गुण हैं, 10वें में अलंकार है, 11वें में रस और प्रबंध के भेद, गुण अलंकार आदि के अंतर संबंध, 12वें में संध्यंग है, 13वें में श्रृंगार के स्थायी भाव रति, 14वें में हर्ष आदि संचारी भाव, 15वें से 17वें तक के प्रकाशों में भाव और अनुभावों पर विस्तार से चर्चा है। बहुत विस्तृत विवेचन है और उदाहरण बहुत जबरदस्त दिए हैं। अपने समय के साहित्य से उदाहरण जो 2-3 आचार्य देते हैं, और बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं तो केवल इन्हीं के जो हमारे पास उदाहरण है उन्हीं से हमको पता चलता है। बहुत मार्मिक श्लोक जो हमने लोक जीवन की परंपरा के श्लोक इकट्ठे किए, वो इन्हीं किताबों से इकट्ठे किए। कि संस्कृत में गांव देहात किसान मजदूर पर भी कविताएं बहुत सारे कवि लिखते थे, बहुत ही मार्मिक यथार्थ कविताएं। तो भोज वो सब इस तरह के श्लोक भी उदाहरण में देते हैं। और उन लोगों के काव्य पूरे बचे ही नहीं, तो जो श्लोक भोज को याद थे या उनकी समय पांडुलिपियों में उनको थे, उसमें से उन्होंने दिए हैं। उनकी पोथियां तो बच गईं, वो राजा थे, और बाकी कवियों की बहुत सारी रचनाएं लुप्त होती गईं। तो ये उदाहरणों की दृष्टि से बहुत महत्व के हैं ये जो ग्रंथ भोज के हैं। दूसरी किताब इनकी काव्यशास्त्र पर सरस्वती कंठाभरण है, वो भी बहुत महत्व का ग्रंथ है। मौलिक चिंतन बहुत है इनका, कैटेगरीज के अलावा पूरे रस सिद्धांत की ही दूसरी व्याख्या इन्होंने की जो अग्निपुराण की ट्रेडिशन में है, और बहुत सारे अन्य विचार भी इन्होंने दिए, जिसमें से हम देखते हैं कि श्रृंगार रस के 4 भेद इन्होंने जो किए वो पुरुषार्थों के अनुसार भेद किए।
धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार और मोक्ष श्रृंगार, ये 4 प्रकार इन्होंने बताए। श्रृंगार रस के नाटक से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अभिनव गुप्त तो खैर कहते ही हैं कि हर रस मोक्ष की ओर ले जाता है, लेकिन उसके भेद बताते हुए इन्होंने उसको सत्यापित किया। और नायक नायिका भेद इनका बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा है। फिर हजारों भेद हो जाते हैं नायिकाओं के इन ग्रंथों में। और प्रत्येक प्रत्येक नायक के गुण, नायिका के गुण इन्होंने बताए हैं। 22वें से 36वें प्रकाश तक, ये समझिए कि इतने सारे चैप्टर्स में बहुत विस्तार से श्रृंगार रस का निरूपण इन्होंने किया है। क्योंकि श्रृंगार के ही सारे ऑफशूट्स हैं, जितने भी रस हैं सब श्रृंगार से ही निकलते हैं। श्रृंगार जो है मूल रस है। वो जो अग्निपुराण की ट्रेडिशन में चला आ रहा था कि अहंकार के रूप में हर आदमी के भीतर जो ईगो है, उसी की वजह से सारी अनुभूतियां होती हैं, उसी से रसानुभूति होती है, वही श्रृंगार बनता है, उसी से सारे रस बाकी के निकलते हैं। तो बीज भूत अनुभव वही है। और बहुत महत्वपूर्ण इनका रूपकों के भेद का प्रकरण है, वो पूरी तरह से अलग ही ढंग से इन्होंने सिस्टमेटाइज किया है। तो 24 प्रकार के दृश्य काव्य, 24 प्रकार के श्रव्य काव्य इन्होंने बताए। नंबरों का खेल ये बहुत करते हैं, 64 की बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने बताई। 24 के, 12 के, 32 के, उस तरह का पंडितों से कह दिया होगा कि इन सबको 32 में डाल दो और सोचो कितने बन सकते हैं 32 में, 64 में। तो ये इस तरह से 24 प्रकार के दृश्य काव्य, 24 प्रकार के श्रव्य काव्य बताए। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो कैटेगरीज हैं उपरूपकों में, वो भोज ने बताई है, जो लोकनाट्य के रूप उस समय रहे होंगे। ये जैसे प्रेक्षणक आता है, ये रामचंद्र गुणचंद्र के नाट्य दर्पण में भी बताया गया है। तो ये मदिरालयों में, शराब खानों में, गलियों में, मेलों ठेलों में जो नाटक किए जाते हैं और उसमें निम्न श्रेणी के पात्र रहते हैं, वो प्रेक्षणक कहलाते हैं। लोकप्रिय नाट्य रहा होगा उस समय का, संस्कृत में प्रेक्षणक लिखे जाते रहे होंगे। इस तरह के कई रूपक जो हैं, जिसमें कि दास दासियां कैरेक्टर्स हैं, छोटे छोटे नाटक, ये भोज हैं और रामचंद्र गुणचंद्र हैं, ये लोग देते हैं। तो बाकी जो भोज ने कहा है वो धनंजय में भी मिलता है कुछ, तो कि रूपक के 10 वेदों में वाक्यार्थाभिनय होता है। और इनमें उन्होंने 2 और जोड़ करके ये 12 रूपक बताए। तो 12 की उनको अनुमति रखना थी, 12 और 24 की। तो 12 इन्होंने रूपक बताए, 12 अन्य रूपक बताए। और पदार्थाभिनय वाले अन्य रूपक जो इन्होंने बताए हैं, श्री गदित, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, काव्य, भाणक, वाणिका, गोष्ठी, हल्लीसक, नर्तनक, प्रेक्षणक, रासक और नाट्य रासक। तो ये जो लोकनाट्य उस समय के हैं, उन्हीं को सिस्टमेटाइज आप देखते हैं कि किया जा रहा है। गोष्ठी तो जो ग्वाल बाल, जो गाय पालन, गोपालन करने वाले आभीर लोग हैं, उनका जो स्थान है गाय बांधने का, वही गोष्ठ कहलाता है। गो स्थान मतलब गोष्ठ, गोष्ठ मतलब गो स्थान। तो वहां बैठ करके जो गपशप कर रहे हैं वो गोष्ठी कहलाती थी। अब गोष्ठी संगोष्ठी आप देखिए कि किस अर्थ में आता है। अब तो मूल अर्थ उसका वही है कि ग्वाल बाल जो आभीर लोग हैं, यादव लोग, मतलब वो जो जहाँ उनके गायों का बाड़ा है, उसमें खाली जगह में बैठ के अपना जुआ खेल रहे हैं या गा बजा रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, वो उसी में नाटक भी कभी कभी करते हैं, गाते बजाते हैं, नृत्य करते हैं, वो सब गोष्ठी है। उससे निकलने वाला जो नाटक है वो गोष्ठी कहलाया। गोष्ठी फार्म है, फोक फार्म है। हल्लीसक भी उसी तरह का है, मंडलाकार नृत्य है, वो भी आभीरों का, ग्वालों का नृत्य है। और नर्तनक प्रेक्षणक मैंने बताया ही है कि मेले ठेलों में, गलियों चौराहों पर, मदिराशालाओं तक में ये किया जाता है इस तरह का। तो 12 उपरूपक जिनको बाद में कहा, ये पदार्थाभिनय वाले रूपक भरत ने इनको कहा है। इस तरह से दुर्लभ उदाहरण इन्होंने दिए हैं। वो सब बहुत सारे, कितना ट्रेजर हमारा खत्म हो गया है, इन सब के उदाहरण इन्होंने दिए हैं। इनको संस्कृत में लिखे हुए उपलब्ध थे और खेले जाते थे। भोज तो बड़े पैट्रन थे, उनके दरबार में खेले जाते रहे। तो ये बड़ी परंपरा थी और उन सब के इन्होंने उदाहरण दिए हैं कि जैसे इसका उदाहरण ये है। वो नाम हमको मिलते हैं केवल इन सब के।
तो नाम आप इकट्ठे कर सकते हैं। श्रृंगार प्रकाश अब तो IGNCA से छप गया है, बहुत मोटा ग्रंथ है, रखना मुश्किल है, इतने वचनी ग्रंथ ये है। रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने उसको निकाला है। वी राघवन साहब का भी एडिशन हार्वर्ड से आ गया इस बीच। शुरुआत वी राघवन साहब ने ही की थी। उसके पहले एक एडिशन स्वामी यदुगिरी जी महाराज थे, उन्होंने निकाला था, बहुत ही करप्ट एडिशन है, 4 खंडों में वो मिलता था श्रृंगार प्रकाश का, अन्यथा श्रृंगार प्रकाश मिलता नहीं था। फिर 64 इन्होंने 64 काव्य लक्षण बताए, 5 आरंभ विधियां, 5 संस्था, 5 समवस्था, 24 प्रवृत्तियां और इसी तरह के 24 हेतु, 21 संध्यंतर। ये नई परिकल्पनाएं इन्होंने की हैं नाट्यशास्त्र के कैटेगराइजेशंस में, इन्होंने बहुत जोड़ा। और नायिका भेद तो इनका बहुत विस्तृत है ही है, जैसा मैंने बताया। और रसोभिमानो अहंकार, ये इनका सूत्र है। तो रस का मूल स्वरूप अभिमान है, उसका भी मूल अहंकार है, उसका मूल स्वरूप परम तत्व का आनंद है, ये इनका जो सिद्धांत है। उसके आधार पर दार्शनिक व्याख्या इन्होंने रस सिद्धांत की। और सभी कलाओं का निरूपण इन्होंने किया है। भोज में चित्रकला पर भी खूब लिखा, वास्तुशास्त्र पर तो अलग से ही टेक्स्ट इनका है ही है। सम्रांगण सूत्रधार बहुत बड़ा ग्रंथ है, कई तरह के महल कैसे बनते हैं खुद इनका अनुभव रहा होगा, उसके आधार पर इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो डिजाइन किए थे वो आप धार में जाएंगे तो वहां भोज की लाट पड़ी हुई है, 1000 साल से पड़ी है, उसमें जंग लगा ही नहीं, और प्योर शुद्ध आयरन की है वो है। तो इंजीनियर लोग अभी तक समझ भी नहीं पाए कि लोहा कैसे बनाया होगा जिसमें कोई लंग नहीं, उसमें जंग नहीं लगा, स्टील नहीं है, लोहा ही है, काला है एकदम, लेकिन उसमें जंग नहीं लगा। तो इनकी फर्नेसेस थी, इनकी भट्टियां थी भोज की, और बहुत काम इन्होंने इस तरह के भी कराए। और साइंटिफिकली बड़ी प्रगति भोज के समय हुई। और इनके जो टेक्स्ट हैं वो भी साइंस पर भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं, ज्योतिष पर हैं, आयुर्वेद पर हैं भोज के ग्रंथों में। तो चित्रकला पर इन्होंने खूब लिखा, और उसमें नई चीजें बहुत सारी इन्होंने दी। जो कल भी मैंने बताया था विष्णु धर्मोत्तर पर चित्र सूत्र की चर्चा करते हुए, तो उन्होंने स्थानक बताए, चित्र के स्थानक, तो विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार ही इन्होंने बताए हैं। ऋज्वायतन, ऋजु, साची, कृतार्थ, विलोचन, पुरावृत, पृष्ठगत, अधक, काय, पुरावृत, समानत, ये 9 चित्र के स्थान पोस्चर्स इन्होंने बताए, लेकिन उपभेद और इन्होंने जोड़े। और दृष्टियों का निरूपण, विकासिता, रष्टा, विकृता, मुकुलीकृता, प्रकुटी, विभ्रमा, संकुचिता, ऊर्ध्वगता, योगिनी, दीना, विफला, जिह्वा, मध्यस्था, स्थिरा, ये भावों के अभिव्यक्ति की दृष्टि से सुंदर इन्होंने नई कैटेगरीज जोड़ी हैं, और हर एक की डिफिनेशन दी है, कैसे निभाई जाएंगे ये सब बताया है। तो बड़ा अपार विस्तार है भोज में। तो इतनी जानकारी काफी है आपको एलिमेंट्री जानकारी के लिए, और जिनको ज्यादा चाहिए वो मूल टेक्स्ट भी मंगा सकते हैं। अनुवाद तो इसका नहीं हुआ, रेवा प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे थे, वो शायद कुछ किया हुआ है तो निकलेगा, अभी नहीं निकला है। उनके लड़के, उनके जो सुपुत्र हैं वो शायद निकाल दें। तो नाट्य दर्पण ये भी उतना ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये भी लैंडमार्क है नाट्यशास्त्र के जो ग्रंथ हैं उनके इतिहास में। और रामचंद्र बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, नाटककार भी बहुत बड़े हैं। मल्लिका मकरंद उनका नाटक है, प्रकरण है उनकी, उसकी चर्चा मैंने की है, उस पर व्याख्यान भी मेरा है। प्रकरण जो लिखे गए सोशल प्ले, एक तरह से मिडिल क्लास सोसाइटी पर, उस पर बड़े नाटककारों में रामचंद्र हुए, और गुणचंद्र इन्हीं के साथ रहे, इनकी जोड़ी थी। तो नाट्य दर्पण इन्होंने ज्वाइंट ऑथरशिप में लिखा है, दोनों का लिखा हुआ है, सहयोग में लिखा हुआ है, और ये महत्वपूर्ण रचना है। और गुजरात में भी ये बड़े राजा हुए जिन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति का बड़ा उन्नयन किया। गुजरात में अनहिलवाड़ बड़ी राजधानी थी, उसमें बहुत काम हुए इस तरह के। तो ये उनके आश्रय में रहे। और जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह बड़े प्रतापी सम्राट हुए, उन पर भी उसी तरह से कई कहानियां मिलती हैं, कथाएं खूब लिखी गई। सिद्धराज जयसिंह की कथाएं मिलती हैं। 1093 से 1143 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। फिर कुमारपाल भी बड़े प्रतापी राजा हुए,
आचार्य हेमचंद्र उनके समय थे। हेमचंद्र तो बड़े परम गुरु थे इन लोगों के, जैन आचार्य थे। उनकी भी किताब है, उसमें भी नाटक पर उन्होंने खूब चर्चा की है, काव्यानुशासन। तो ये कुमारपाल 1143 से 1172 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। उसके बाद अजयपाल हुए, और हेमचंद्र इनके गुरु थे, जो महान, उनको कवि कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है हेमचंद्र को। कलयुग में सब कुछ जानने वाले अगर कोई आचार्य है, सर्वज्ञ कोई आचार्य हैं, तो हेमचंद्र हैं। ये उनके समय में ही लोग उनको मानते थे। तो रामचंद्र गुणचंद्र भी बड़े विद्वान ज्ञानी थे, नाटककार भी थे। और इसमें 4 विवेक इसमें हैं, 4 चैप्टर्स हैं बड़े बड़े, जिनको विवेक कहा गया है। और कवित्व और नाट्य कवित्व में क्या अंतर है ये बताते हैं रामचंद्र इसमें, कि सामान्य कविता जो श्रव्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, उसके कवित्व में और नाट्य के कवित्व में क्या अंतर होगा, ये इन्होंने विचार किया है। वो दृश्य काव्य लिख रहा है, श्रव्य काव्य लिख रहा है, वो स्टेज थिएटर के लिए लिख रहा है ऑब्वियसली। ये चूंकि खुद भी नाटककार थे, तो उस दृष्टि से ये कहते हैं। नाटक लक्षण इन्होंने बताए हैं विस्तार से, रूपक के भेद बताए हैं। और प्रवेशक, विष्कंभक, पताका, अर्थ, प्रकृति, अवस्था, संधि, संध्यंग, इनका विस्तार से विवेचन इन्होंने किया है। और 11 भेद बताए इन्होंने, ये भी फर्क है। भोज ने 12 रूपक के भेद बताए, धनंजय ने 10 रूपक ही माना भरत मुनि के अनुसार, और इन्होंने 11 कर दिया। और प्रकरणी भी इन्होंने माना है, ये भी मैंने बताया ही था रामचंद्र गुणचंद्र ने। इस प्रकार से रूपक के भेदों में अंतर है। वृत्ति रस भाव पर विचार इन्होंने किया तृतीय विवेक में। चतुर्थ में नांदी ध्रुवा, नाटक के पात्र, नायक नायिका के गुण और भेद। नाट्य अलंकार इन्होंने बताए, ये और लोगों ने नहीं बताए हैं। नाट्य अलंकार भरत में है 64 नाट्य अलंकार, और रामचंद्र गुणचंद्र ने बताए हैं। और अन्य रूपक के नाम से इन्होंने रूपक के जो बाकी भेद हैं उसमें से बहुत सारे बताए हैं। इनमें से कई के नाम मैंने लिए हैं, वो सब भी इनमें हैं जो श्रृंगार प्रकाश वाले स्लाइड में लिखे हैं। अन्य रूपक जो हैं पदार्थाभिनय वाले रूपक, तो प्रेक्षणक है, भाणी है, भाणिका है, ये बहुत ही इनके इंटरेस्टिंग लक्षण हैं रूपक। और ये लोकनाट्य है एक तरह से प्राचीन, जो संस्कृत में लिखे जाते रहे और खेले जाते रहे, बाद में लोक भाषा में हुए और चलते आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा शोध का विषय है कि कैसे ये जो जिनको कि अवान्तर रूपक, नृत्य रूपक, नृत्य प्रबंध, बाद में उपरूपक भी कहा गया, उनसे कैसे लोकनाट्य जुड़ते हैं हमारे भारतीय लोकनाट्य की परंपराएं। कई जगह तो नाम भी कॉमन है, जैसे भाण, भाण पथेर कश्मीर में कहलाता है भाण, इसमें उपरूपक भी है। 10 रूपक के अंतर्गत जो भाण है वो अलग है, वो तो एक पात्रीय अभिनय वाला विठ वाला होता है। जो भाण यहाँ उपरूपक है उसमें धूर्त आदि कई तरह के मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के पात्र होते हैं, अलग तरह का उसमें होता है। और इंटरेस्टिंग इनकी सब डिफिनीशंस हैं। भाणिका भी उसी तरह का है। और कोई कथा गायन वाले हैं ये प्रकार, भाणिका जो है जिसमें कथा गायन कोई चलता है। हरि कथा जो आगे चल के चला कर्नाटक में और उड़ीसा में, उससे भाणिका बहुत मिलती जुलती है। डोम्बी भी उसी तरह का है। वो डोम जो हुआ करते थे, और जो रोमा जिप्सीज थे उनसे डोम हुए, और डोम्बी उनका नाट्य था ये, और उन लोगों की बड़ी ट्रेडिशन थी, उसका खूब वर्णन मिलता है। तो इन सब के विस्तार से वर्णन तो मेरे नाट्यशास्त्र विश्वकोश में भी आपको कुछ मिल जाएंगे, और लोकनाट्य से कहाँ कैसे इनका जुड़ाव है ये भी मिल जाएगा। लेकिन बाद के आथर्स में जो लोग इनका विवेचन करते हैं, उनमें रामचंद्र गुणचंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, भोज बहुत महत्वपूर्ण है। और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट टेक्स्ट उसका फिर जय सेनापति की नृत्य रत्नावली है। उसमें बहुत सारे उन्होंने ऐसे डांस फॉर्म्स बताए हैं जो कि फोक फॉर्म्स हैं, और अलग विचित्र विचित्र उनके नाम हैं। चिंटू नृत्य है, वो संस्कृत के शब्द ही नहीं है। डिफिनीशंस उन्होंने संस्कृत में सबकी कर दी हैं, और ये होते हैं लोक भाषा में होते हैं, उनका नोटिस लिया है। और यहाँ तक कि बाद के किसी टेक्स्ट में तो जो ईरानी लोग नृत्य करते थे उसको भी उन्होंने डिफाइन किया है, जक्कड़ी उन्होंने कहा है उसको।
तो उनका वाद्य भी अलग तरह का होता है, वो अपने वाद्य पर नृत्य करते हुए और इसी तरह से गीत गाते हैं, वो जक्कड़ी नृत्य उनका होता है। ये नाट्य मनोरमा एक किताब 16वीं शताब्दी की है, उसमें मिलता है। तो इस तरह से कितना डेवलपमेंट हुआ आप देखिए 2000 सालों में। भरत मुनि के बाद, भरत मुनि तो सबके प्रेरणा स्रोत हैं ही, उनको कोई ओवर रूल नहीं करता है, सब उनको प्रमाण भी मानते हैं, लेकिन उनका विकास खूब किया। और ये एक टेक्स्ट जो फिर रह जाता है, उसके साथ ही हम खत्म भी कर देंगे, कि मानसोल्लास ये सोमेश्वर का है। ये भी बहुत बड़ा, ये इंसाइक्लोपीडिक वर्क है और बड़ा ग्रंथ है, और विष्णु धर्मोत्तर की तरह ये भी अनेक कलाओं पर विवेचन इसमें है। ये चालुक्य राजा थे कर्नाटक में, सोमेश्वर तृतीय 1126 से 1138 तक इन्होंने राज किया 12 साल। और उनके वंश में विक्रमादित्य हो चुके थे, षष्ठ 1074 से 1126 ईस्वी तक। ये भी संस्कृत साहित्य में बड़े प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्हीं पर बिल्हण ने विक्रमांक देव चरितम लिखा है। महान सम्राट थे बिल्हण, भी महान कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं संस्कृत के। विक्रमांक देव चरितम उन्होंने महाकाव्य हिस्टोरिकल एपिक लिखा है इन्हीं के शासनकाल पर। तो उनके वंशज थे सोमेश्वर तृतीय, और ये खुद बड़े भारी कला प्रेमी रसिक साहित्यानुरागी सम्राट थे। और ये इन्होंने बनाया, इंसाइक्लोपीडिक वर्क है मानसोल्लास। ये मिलता है गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज से, छपा है और बहुत बढ़िया ग्रंथ है। इसके शुरू में ही ये कहते हैं कि मैं कई तरह के नृत्य समझना चाहता था, तो मैं अपने राज्य में घूमता रहा, गाँव में गया, मैं भीलों के नृत्य मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं उनको डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ, उनकी शब्दावली, उनके लिए टर्म भी मैं दे रहा हूँ। ये शास्त्र में इनको डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इनको संग्रहित किया जाना चाहिए, ये आरंभ में वो कहते हैं। ये बड़ा प्रयास इन्होंने किया। और एस्थेटिक्स की भी बहुत बड़ी किताब ये है मानसोल्लास। चतुर्वर्ग चिंतामणि भी इसका नाम है। चारों वर्ग, जो चारों पुरुषार्थ हैं, उनकी चर्चा इसमें है। तो ये बड़ा विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। नहीं, चतुर्वर्ग चिंतामणि नहीं, अभिलषितार्थ चिंतामणि। तो अभिलषितार्थ चिंतामणि इसका दूसरा नाम भी प्रिविलेंट है। राजनीति, अश्वविद्या, हस्तविद्या, रत्न परीक्षा, वास्तुशास्त्र, प्रतिमा लक्षण, चित्र विधान, इन सब पर भी इसमें विस्तार से चैप्टर्स हैं। जितने खेलकूद हो सकते हैं उन पर चैप्टर्स इन्होंने दिए हैं। उनके राज्य में जितने मनोरंजन की क्रीड़ाएं हैं, घोड़ों की दौड़ होगी, पोलो से मिलते जुलते खेल हैं, इस तरह के हैं, ये इसका वर्णन उन्होंने किया है। कैसे इन सबको ऑर्गेनाइज करना होगा ये भी दिया है। आयुर्वेद, ज्योतिष आदि पर भी इसमें चैप्टर्स हैं, और नाट्य और काव्य पर तो चैप्टर्स हैं ही है। तो ये विंशतियों में इसको विभाजित किया, 20-20 चैप्टर्स की कई खंड इसमें है। तो चौथी विंशति के 16वें से 20वें अध्याय तक गीत, वाद्य, नृत्य, कथा, चमत्कार, इन सब का शास्त्रीय निरूपण और प्रयोग विधि इन्होंने बताई है। और संगीत शास्त्र का इसका जो निरूपण है वो भी खास है, क्योंकि कर्नाटक संगीत का फिर एक्सपोजिशन इन्होंने किया। ये तो कर्नाटक में ही थे। साउथ इंडियन जो संगीत है वो फिर आया, और नाट्यशास्त्र में जो संगीत है वो तो सामवेद का संगीत है। उत्तर भारत में फिर राग पद्धति, थाट पद्धति आ गई, और दक्षिण में ये कर्नाटक संगीत ये थोड़ा भिन्न रूप में चल पड़ा, राग तो इसमें भी होते हैं। तो ये उसका विवेचन इन्होंने किया है, उसकी कैटेगरीज बहुत विस्तार से इन्होंने बताई है। और नृत्य विनोद के अंतर्गत आंगिक अभिनय का विधि विधान बहुत विस्तार से इन्होंने बताया। हस्त निरूपण किया है, जितने भी शरीर के हिस्से हैं, शिरोभेद हैं, दृष्टि भेद हैं, इस सब का भी निरूपण इन्होंने किया।